आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री जो प्रश्न पूछे गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। लगभग 80 प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक प्रश्नों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को आप सभी नोट करते चलिएगा ताकि अगर आप मेन एग्जाम में बैठते हैं, वार्षिक एग्जाम में बैठते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। ठीक है, चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं सभी प्रश्नों को। वीडियो लंबा नहीं रखेंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। लगभग 15 से 20 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा क्रमवार तरीके से। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ कब था। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। इस समय अगर बात करते हैं भारत का, इस समय देखिए हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। किसे गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। इस समय अगर बात करते हैं कि भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कहने का मतलब कि जो पद आज राष्ट्रपति के बराबर है। ठीक है, उस समय वह जो पद था वायसराय के पद के बराबर था। तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगर एक प्रश्न और पूछ देगा 1857 की क्रांति के समय कौन था? 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है जिसे, 1800 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन था? क्रांति के दौरान कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस समय किसी का अगर महानिदेशक बनाया गया था, महानिदेशक कौन थे इस समय का? महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसलिए इन्हें हम पुरातत्व विज्ञान यानी भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक है, ये सेम प्रश्न एक ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। क्लियर? अगर बात करते हैं दयाराम साहनी कौन थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई किए थे। हड़प्पा स्थल क्या किए थे? खुदाई किए थे। हड़प्पा स्थल क्या किए थे? खुदाई करवाए थे। ठीक है, इनके ही नेतृत्व में हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे है, किस नदी किनारे है, तो यह है रावी नदी का। क्या है? रावी नदी के तट पर है। किसके तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। इस चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। ठीक, किसके तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। अब थोड़ी समस्या हो जाती है आपको नदियों का नाम याद करने में। याद रखिए, हड़प्पा कहने का मतलब हड़प लेना। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति का कोई हड़प लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोने लगेगा। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। हड़प्पा जो स्थल है किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर है। क्लियर है? अगले प्रश्न में चलते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा सभी के सभी को। ठीक है, चलिए आगे। गोदीवाड़ा का मतलब क्या? देखिए, गोदीवाड़ा कहिए या डॉकयार्ड कहिए। क्या कहिए? डॉकयार्ड। अगर आपका गोदीवाड़ा नाम पूछा हुआ है, उसी का अंग्रेजी में बात करें डॉकयार्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आता है। इसका मतलब बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। इसका मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्लियर है? बंदरगाह कहने का मतलब है कि पतन बोल सकते हैं, है ना। पतन कहने का मतलब कि जहाँ जो नाव होती है, बड़ी बड़ी जो जहाज़ी होती है, जिस समुद्र के किनारे आकर रुकती है, समुद्र के किनारे आकर क्या होती है? रुकती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? तो समझिए बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं या पोर्ट कहते हैं। पोर्ट। क्लियर? क्या कहते हैं? तो पोर्ट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ के आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो कहाँ मिला उसका साक्ष्य? इसका साक्ष्य मिला हुआ है लोथल में। कहाँ मिला हुआ है? तो लोथल में मिला हुआ है। ठीक है, अगर बात करते हैं हड़प्पा, अभी जस्ट आपको बताएं हड़प्पा स्थल का जो खोज है 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में कौन के थे? दयाराम साहनी। कौन के थे? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतक क्या होता है? मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ। ठीक है, अगर बात करते हैं वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, तो जुड़वा राजधानी कहने वाले व्यक्ति का नाम था पिग्गट। क्या नाम था? पिग्गट नाम था। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्या नाम था? तो पिग्गट नाम था। अगर बात करते हैं मोहनजोदाड़ो भी है कहाँ? किस नदी के तट पर है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता एक स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है।
लेकिन अगर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो, देखिए शब्द को बोलिएगा मोहनजोदाड़ो, यानी कि जोड़ देना, है ना, क्या होता है जोड़ देना। एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु से अब याद रखिएगा ना क्या चीज, संधि, क्या रखिएगा संधि। संधि का मतलब क्या होता है जोड़। अगर आप सभी हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो संधि का मतलब ही होता है जोड़ना, क्या होता है जोड़ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो, मोहन जोड़ना, ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर है। तो क्या सिंधु नदी के तट पर और सारे स्थल हैं, हड़प्पा स्थल हैं? बिल्कुल हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा जो स्थल हैं इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कौन कौन हड़प्पाई स्थल है। तो पहला हो गया मोहनजोदाड़ो, क्या हो गया मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, पहला क्या हो गया मोहनजोदाड़ो। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अगर बात करें चनहुदड़ो, देखिए दोनों नाम एक ही है ना। मोहनजोदाड़ो हो गया चनहुदड़ो, 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 क्लियर है, क्या होगा चनहुदड़ो। अगर तीसरा बात करें कोट दीजी, क्या है कोट, कोट दीजी, कोट दीजी, ये सभी के सभी किस नदी के तट पर हैं? तो सभी के सभी यह सिंधु नदी के तट पर हैं। किसके नदी तट पर हैं? सिंधु नदी के तट पर है। क्लियर है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये तीनों स्थल पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगर हम चनहुदड़ो की बात करते हैं तो अभी आपको जस्ट बताया दी चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी पाक वाले क्षेत्र में। पाक कहने का मतलब क्या है? पाकिस्तान। पाक कहने का मतलब क्या है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है, चलिए अभी पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा स्पेशल हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया हुआ था? 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो खोज किसने किया हुआ था? आप सभी जानते हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का खोज किया था। हड़प्पा स्थल का खोज किया था। वहीं 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मृतकों का टीला कहे जाने वाला मोहनजोदाड़ो खोज किया हुआ था। मृतकों का टीला कहे जाने वाले मोहनजोदाड़ो का खोज किया हुआ था। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ रंगनाथ राव व्यक्ति ही इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2 स्थल का खोज करते हैं। कितने स्थल खोज करते हैं? 2 स्थल खोज करते हैं। पहला रंगपुर, क्या है? पहला क्या है? रंगपुर, जहाँ से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है? धान की भूसी। इस चीज़ को याद कर रखिएगा। क्या मिला है? धान की भूसी मिला हुआ। धान का मिला है? भूसी मिला हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से आपको अभी डोकयार्ड संबंधित, गोदीवाड़ा संबंधित प्रश्न पूछा गया है, लोथल। क्या है? लोथल। अगर लोथल की बात करते हैं तो किस नदी किनारे स्थित है? यह है आपका भोगवा। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। और ये खासकर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात शहर में स्थित है। कहाँ है? तो यह गुजरात शहर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं 1922 की घटना आया हुआ है। अगर हम बात करें अपने भारतीय इतिहास में, अगर भारतीय इतिहास में बात करते हैं तो 1922 में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी चौरी चारा कांड। चौरी चारा कांड, चौरी चारा कांड, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक है, क्या घटा हुआ था? चौरी चारा कांड। कब घटा था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्या ले लिए थे? असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और जैसे ही वापस लेते हैं इनको उठाकर कहाँ डाल देता है? अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप नोट करते चलिएगा। हमारा उद्देश्य ही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको बता पाएँ, सारे प्रश्नों को आप नोट कर पाएँ। जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर से उसी चैप्टर से हम बताएंगे। ठीक है, अगल बगल के जो इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं सारे प्रश्नों को बताए जाएंगे। यहाँ तक दिमाग में बैठा लीजिएगा। रंगपुर कहाँ है? धान की भूसी मिले हुए हैं। इससे क्या साक्ष्य मिले? धान की भूसी मिले हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। अब आपको याद हो गया होगा गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह इसी का नाम है। अगर दूसरा कोई महत्वपूर्ण बात करते हैं तो लोथल एकमात्र शहर है जहाँ पर समझिए कि जो गेट है ना, गेट मेन दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। सभी स्थलों के जो दरवाजे थे सड़क के पीछे खुलते थे ताकि धूल धक्कड़ न पहुँचे घरों में। लेकिन जो लोथल का जो दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा था, मेन सड़क की ओर ही खुलता था। कहाँ खुलता था? मेन सड़क की ओर ही खुलता था।
ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहाँ खुलता था? तो मेन सड़क की ओर ही खुलता था। क्लियर? इस अगर तीसरा बात करते हैं तो यही जो लोथल है, जहाँ पर है ना, जहाँ पर जो आप चतुर लोमड़ी की चर्चा सुने हैं ना, चतुर लोमड़ी की चर्चा, मिला अंगूर न मिलता अंगूर क्या है? खट्टा है। यह जो कहानी है हमें लोथल से मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। प्रश्न जरूर कम रहेंगे लेकिन इनकी संख्या हम बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो बताएंगे आपको। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, नगर नियोजन कहने का मतलब एक होता है नगर नियोजन और एक होता है ग्रामीण नियोजन। क्या होता है? ग्रामीण। अगर ग्रामीण की बात करता है, ग्रामीण नियोजन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो वह था मेसोपोटामिया। ग्रामीण के लिए कौन था? मेसोपोटामिया था। अगर वहीं बात करते हैं नगर, नगर कहने का मतलब पक्कीकरण करना। इसके लिए पक्कीकरण, पक्की यहाँ पर चीज़ ज़्यादा थी क्योंकि ईंटें भी यहाँ के है ना पक्की हुआ करते थे। तो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है कि वह सिंधु और उनके सहायक नदियों के बीच स्थित था, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इनके तमाम शहर आपको पता है, हड़प्पा हो गया है ना, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदाड़ो होगा, चिन्हुदड़ो हो गया, कोडदी हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सभी के सभी सिंधु नदी के और उनके सहायक नदियों के आसपास ये शहर स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिमाग में सारे बातें अस्थिर हो गया होगा। अगर मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वह स्थल जो दो नदियों के बीच स्थित होता है, वह स्थल जो दो नदियों के बीच स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। अगर मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो यह दजला एवं फरात, दजला एवं फरात नदी के बीच स्थित था। अगर बात करते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो प्राचीन सभ्यता कौन थी, तो वह थी सुमेरिया सभ्यता। कैसे थी? सुमेरियन सभ्यता या सुमेरिया सभ्यता थी। ठीक है, इस चीज को आप नोट करते चलिएगा सारे बातों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं कालीबंगा हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य किसके दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वहीं पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, दृष्टि जरूर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या है कि क्षेत्रफल है। अगर कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसी कोई खोज करने वाला व्यक्ति है तो याद रखिएगा, काली बेबी ने एक के थापड़ मारा और मुंह क्या हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब है बीके थापड़ और ब्रिजवासी लाल। इनका जो खुदाई करता थे, क्या थे? खुदाई करता थे। कौन थे? बीके थापड़, ब्रिजवासी लाल। ठीक है, अगर काली बीबी है तो एक ऐसी एक है ना, यह घग्घर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है। तब ऐसे भी आस कर सकते हैं, जो काली बीबी है घाघरा के लिए अपनी पतियों को बिक्के थापड़ है ना, एक के थापड़ मार के मुंह क्या हो गया? लाल हो गया। दो व्यक्ति थे, बिक्के थापड़ और ब्रिजवासी लाल थे। किस नदी के तट पर है? तो घग्घरा नदी के तट पर है। घग्घरा नदी के तट पर है। और यह कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। क्या हड़प्पा सभ्यता का स्थल हमारे बिहार में मिला हुआ है? हम कहेंगे नहीं, हमारे बिहार में हड़प्पा सभ्यता का स्थल के साक्ष्य नहीं मिले गए हैं। ठीक है, और वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कौन सा साक्ष्य मिला गया है? कहाँ? उत्तर प्रदेश से कौन सा साक्ष्य मिला गया है? आप सभी जानते हैं हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल हमें उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से मिला हुआ। कहाँ मिला हुआ है? आलमगीरपुर से मिला हुआ। कहाँ से मिला हुआ है? आलमगीरपुर से मिला हुआ है। और आलमगीरपुर की बात करते हैं तो किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। क्लियर है? इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर वहीं बात करते हैं पंजाब, तो पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब के क्षेत्र में एक स्थल स्थित जिसका नाम है रोपण। क्या नाम है? रोपण। जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है सतलज। कहाँ है? सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी के तट पर है। अगर सतलज नदी की प्राचीन नाम बात करते हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का क्या नाम था? प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का प्राचीन नाम बात करें, शत्रुधि नाम था। क्या नाम था? शत्रुधि। याद रखिएगा इस बात को। क्या नाम था? शत्रुधि नाम था। दिमाग में सारे प्रश्नों का बैठाते चलिएगा। और सारे चीज़ों का आपसे बार बार आग्रह रहेगा कि नोट करते चलिए। क्या करते चलिएगा?
नोट करते चलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आते हैं सारी बातों को, तो बीच में ज़रूर हमें कमेंट कर दिया कीजिए। क्लियर है? आइए देखिए, पहला प्रश्न और छठवां प्रश्न हमने सेम समय डिस्कशन कर चुके हैं। पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले जो महानिदेशक थे या इसके जो पिता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे इस चीज़ को लिख चुके थे। आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1857 क्या क्रांति भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, जो पहली स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है या इसकी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे? देखिए जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो यानी कि जोड़ो, मोहन क्या करो जोड़ो, तो क्यों जोड़ेगा? हम बताए थे ना सिंधु, क्या चीज़ सिंधु, सिंधु से याद रखिएगा संधि, तो यह हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। अगर चिनाब नदी के तट पर बात करते हैं तो हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा स्थल का अगर बात करते हैं, हड़प्पा स्थल का अगर बात करते हैं, उत्तरी स्थल, हड़प्पा स्थल की उत्तरी स्थल कोई है तो वह है मांडा। कौन है? मांडा। मांडा कहाँ स्थित है? तो मांडा जो है वह चिनाब नदी के तट पर है। कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर है। अगर वहीं बात करते हैं रावी का, तो रावी का अगर बात करते हैं तो वह है हड़प्पा स्थल। रावी नदी तट पर कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल। ट्रिक क्या बताए थे? हड़प लेने के बाद कोई भी व्यक्ति रोने लगता है, इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। हड़प्पा जो स्थल है रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तीन चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। सिंधु नदी के बताए थे 3 गो, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, कोटदी। क्या बताए थे? मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। आप सारी बातों को याद रखिएगा, बोलते रहिएगा, सब प्रश्न याद हो जाएंगे। सुमेरी अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? देखिए सुमेरी अभिलेख कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया जो वहाँ पर भी अभिलेख लिखे जाते थे। लेखन कला कोई विकास मेसोपोटामिया में ही होता है, क्योंकि उन्होंने एक मिट्टी के चौड़ी पट्टी बनाते थे। मिट्टी क्या बनाते? चौड़ी पट्टी बनाते थे, और उसी में समझिए कि चित्रों के द्वारा सारे चीज़ों को लिखने का ये प्रयास करते थे, ठीक है। तो कहा कि उसमें नाविकों का देश किसे कहा गया? तो वो कहा गया मेलुहा। मेलुहा कहने का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द से प्रयोग किया गया है। अगर वह दिलमुन की बात करें तो बहरीन क्या है? बहरीन देश की चर्चा किया गया है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिएगा। मेसोपोटामिया जो है दजला एवं फरात नदी के तट पर है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आज के डेट में अगर मेसोपोटामिया के बीच में कोई शहर स्थित है तो वह है इराक। कहाँ है? इराक। कौन है? इराक स्थित है। अगले अगर शहर की बात करते हैं, 9वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी कहने का मतलब यह कांसे की थी। किसके थी? कांसे की मूर्ति थी। अगर कांसा बात करते हैं, एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कॉपर और टीन के, किसकी है? कॉपर और टीन की। इस चीज़ से अब याद रखिए, कॉपर किसके है? टीन के है, ठीक है। कॉपर किसके है? टीन के। अगर वहीं कॉपर और जिंक पूछ देता है, कॉपर और जिंक पूछ देता है, उसे कहते हैं पित्तल। क्या कहते हैं? तो पित्तल कहते हैं, याद रखिएगा। आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं तो पूर्वी स्थल है। क्या है? सबसे पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और ये मंडा बात करते हैं तो उत्तरी स्थल है जो किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। अगर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, यहाँ से ही हमें क्या मिले हुए, थोड़ा नोट कर लीजिए इस चीज़ को। कांसे की मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी कि नर्तकी की मूर्ति मिला हुआ है, ठीक है। विशाल स्नानागार, क्या मिला हुआ है? विशाल स्नानागार मिला हुआ है। विशाल अन्नागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अन्नागार, यानी कि जहाँ अन्न रखे जाते हैं, ठीक है। विशाल अन्नागार मिले। चौड़ी सड़क, क्या मिले हुए हैं? चौड़ी सड़क मिले हुए हैं। पशुपति, क्या मिले हुए हैं? पशुपतिनाथ, इनकी भी चर्चा वहाँ पर किया गया है, ठीक है। पशुपतिनाथ हो गया। सूती वस्त्र, क्या चीज़? सूती वस्त्र की भी चर्चा मिला हुआ है, यानी कपास, ठीक है। अगला बात करते हैं, पुरोहित के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिले हुए? पुरोहित के साक्ष्य मिले हुए हैं। इन चीज़ों का आप नोट करते चलिएगा। सारे के सारे मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। वहीं बात करते हैं धौलावीरा का। धौलावीरा के बारे में बात करते हैं हम, तो धौलावीरा जो है ना, गुजरात वाले क्षेत्र में है। कहाँ स्थित है? गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है,
ठीक है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है। अगर यहाँ पर कोई बात करते हैं कि कौन सा साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा स्टेडियम का पाया गया है, स्टेडियम पाया गया है। अगर एक प्रश्न और बताते हैं आपको कि हड़प्पा स्थल का सबसे अधिक कोई स्थान कहीं से मिला है, तो वहाँ मिला है गुजरात से। कहाँ मिला है? गुजरात से मिला हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, ये चीज़ से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये मिला हुआ आपका मोहनजोदाड़ो से। कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदाड़ो से मिले गए हैं। विशाल स्नानागार साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो। लोथल से आपको याद है कि गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा बंदरगाह। और जो लोथल में वो स्थल है जहाँ जो मेन गेट की तरफ इसका गेट खुलता था, जो मेन सड़क है उसके तरफ इसका मेन गेट खुलता था। हड़प्पा स्थल के बारे में बात कर दिए, धौलावीरा को आपको बता दिए, तो याद रखिए विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पशुपति, चौड़ी सड़क, ये सभी के सभी क्या है? मोहनजोदाड़ो के भाग है। और वहीं बात करें स्वास्तिक का चित्र है, स्वास्तिक का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला गया है? तो हड़प्पा स्थल से पाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा है? देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। अगर बात करें कितने सूक्त हैं, अगर सूक्तों की बात करते हैं तो वह सूक्त की संख्या 1028। कितना है? 1028 है ना, क्या है? 1028 है। क्लियर है? कितने? 1028 हैं, 1028 हैं। और इनके ज्ञाता की बात करते हैं, इनकी ज्ञाता की बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। यही वो मंडल है जहाँ से गायत्री मंत्र की चर्चा मिला हुआ। किसका? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का चर्चा मिला हुआ है। तो जब गायत्री मंत्र का चर्चा मिला हुआ है, ये भी जान लेते हैं किस मंडल में दिया गया है। यह दिया गया है तीसरे मंडल में। किसमें दिया गया है? तीसरे मंडल में दिया गया है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोम, है ना, सोम देवता, यानी कि सूर्य के, सावित्री के लिए है, नहीं सोम कहिए या है ना, सूर्य के देवता के लिए। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए, खासकर सावित्री। ठीक है, खासकर क्या चाहिए? सूर्य देवता की पुत्री के लिए है, सावित्री के लिए। क्योंकि सूर्य देवता भी ऑप्शन में रहेगा तो सही है। अगर बात करें इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है विश्वामित्र। रचयिता कौन है? रचयिता कहने का मतलब लिखने वाला कौन है? तो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। क्लियर है? इन बातों को याद रखिएगा। सबसे जो पुराना है कौन कौन से हैं? तो दूसरे और सातवें, दूसरे और सातवें क्या है? सबसे पुराना है। दूसरे और सातवें क्या है? सबसे पुराना है। अगर कोई नया की बात करते हैं तो प्रथम और 10वां क्या है? नया है। और ये 10वां में ही 10 राज हैं, 10वां में ही हमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलता है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलता है। वर्ण व्यवस्था क्या मिलता है? चर्चा मिलता है। ठीक है, जिसमें वैश्य शूद्र और क्या चाहिए? वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ब्राह्मण हो गए। और समझिए कि अन्य की 4 कैटेगरी माने जाते हैं। जो वर्णों की व्यवस्था है वो सारे के सारे माने जाए। क्या क्या? शूद्र हो गए, वैश्य हो गए और क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए, कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। इन चीज़ों की चर्चा हमें ऋग्वेद के मंडल में मिलता है। परंतु यह कार्य पर आधारित था। किस पर आधारित था? कार्य पर आधारित था। किस पर आधारित था? यह कार्य पर आधारित था। ठीक है, आप जिस लायक थे वैसा आपको कार्य दिया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, या ऋग्वेदिक काल की बात हो रहा था, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है वह वंशागुणत हो जाता है। ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय होता है, वैश्य का बेटा वैश्य होता है, शूद्र के बेटा क्या होता है? शूद्र होता है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि शूद्र का भी बेटा ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण का भी बेटा शूद्र हो सकता था। ठीक है, वैश्य का बेटा क्षत्रिय हो सकता था और क्षत्रिय का बेटा भी क्या हो सकता था? वैश्य हो सकता था। इस चीज़ का दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन कौन है। देखिए सभी के सभी देवियां जो दिखाई दे रहे हैं, अदिति हो गई, उषा हो गई, सरस्वती हो गई, ये सभी के सभी देवियों की चर्चा मिलता है ऋग्वेदिक काल में। सरस्वती को गंगा, है ना, यानी कि पवित्र नदी मानते थे। क्या मानते थे? पवित्र नदी मानी जाती थी, पवित्र नदी मानी जाती थी। अगर उषा की बात करते हैं तो प्रगति एवं क्या चीज़? प्रगति एवं उत्थान की देवी मानी जाती थी। प्रगति एवं उत्थान की देवी मानी जाती थी। ठीक है, प्रगति एवं किसकी? उत्थान की देवी मानी जाती थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। सभी की सभी क्या सही है। अगर वहीं बात करते हैं कुछ देवताओं का नाम सोम, क्या चीज़? सोम की बात करते हैं, सोम की बात करते हैं, वह वनस्पति के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? वनस्पति के देवता माने जाते हैं। वनस्पति के देवता माने जाते
हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, वनस्पति क्या मानते हैं, देवता मान जाते हैं। और सबसे अगर इंद्र वर्षा के देवता मान जाते हैं, किसके, इंद्र जो किसके देवता मान जाते हैं, वर्षा के देवता मान जाते हैं। सबसे अधिक बार किसी चीज़ का चर्चा है तो वह इंद्र की चर्चा लगभग 250 बार। और दूसरे पे आते हैं अग्नि, क्या चीज़, अग्नि आते हैं। अग्नि की चर्चा कितने बार है, तो 200 बार है। ठीक है, इन चीज़ों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी। आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या कितने हैं, 4 है। वेदों की संख्या कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है। इसके बाद क्या है, यजुर्वेद और लास्ट में है अथर्ववेद। कौन है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ये जो 3 वेद देख रहे हैं आप, 3 वेद क्रम से देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऋग्वैदिक काल के हैं। किसके हैं, ऋग्वैदिक काल के हैं, ऋग्वैदिक काल के हैं। ठीक है, और जो अथर्ववेद दिखाई दे रहा है यह उत्तर वैदिक काल का है, उत्तर वैदिक काल का है। किसका है, उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है, आप जिससे आप दिमाग में बैठा ले रहे होंगे, जिससे आपको क्लियर भी हो जा रहा होगा कि कौन कौन ऋग्वैदिक हैं और कौन कौन उत्तर वैदिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे लगाए हों तो सही लगाए हुए हैं, है ना, क्या सही है। ये देखिए प्रश्न किसी बच्चे के द्वारा ये दिए गए हैं, पेपर है, आप स्टार्टिंग में नाम भी देखे होंगे, वहाँ पर नाम की चर्चा मिला भी था। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सामवेद की बात करते हैं, संगीत की जननी माना जाता है। क्या मानते हैं, संगीत की जननी मानी जाती है। कौन, सामवेद। यह गाने योग्य होता है, क्या होता है, गाने योग्य होता है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें युद्ध की चर्चा किए गए हैं, ये गद्य पद दोनों में होते हैं। अथर्व की बात करते हैं जादू, टोना, वशीकरण, मंत्र की चर्चा की जाती है अथर्ववेद में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं महावीर के बारे में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अगर महावीर के बारे में बात करते हैं, यह 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन किसके तीर्थंकर थे भाई, तो ये जैन धर्म के, किसके थे, जैन धर्म के थे। किसके थे, जैन धर्म के थे। तो जब 33वें थे तो प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे ऋषभदेव। कौन थे, तो ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। थोड़ा फास्ट लिख रहे होंगे, मेरे साथ अभी फास्ट लिखते चलिए, क्योंकि 3 घंटा पेपर बहुत आसानी से लिख पाएंगे आप। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की जो प्राप्ति है ऋजुपालिका नदी के तट पर कहाँ मिली है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला हुआ है। ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला हुआ है। साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इन्होंने घर अपना कब त्याग दिए थे, तो 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। त्याग कब दिए थे, 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिए हुए थे वह दिए थे कहाँ, राजगीर। कहाँ दिए थे, राजगीर दिए हुए थे। कहाँ दिए हुए थे, राजगीर दिए हुए थे। अगर बात करते हैं पावापुरी कैसे संबंधित थे, और इनका मृत्यु कहीं हुआ है। क्या हुआ, इनकी मृत्यु कहीं हुआ है, मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हो जाता है। ठीक है, इस चीज का भी याद रखिएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो महावीर माने जाते हैं। कौन मानते हैं, महावीर माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो माने जाते हैं मखलीपुत्र गोसाल। कौन मानते हैं, मखलीपुत्र गोसाल माने जाते हैं। इन्हें मौर्य शासकों के द्वारा अनेक प्रकार के गुफाओं की भी चर्चा देने के साक्ष्य पाए जाते हैं। जैसे बराबर की पहाड़ियों में उन्हें 4 गुफा दिए जाते हैं, है ना। कर्ण चोपड़ा विश्व झोपड़ी और नागार्जुन, ये सभी के सभी क्या दिए जाते हैं, ये सभी का सभी, समझे ना, ये सभी के सभी कहते हैं। तो जो इन्हें गुफा दिए जाते हैं कौन कौन लिख लीजिएगा। सुदामा हो गए, क्या हो गए, सुदामा हो गए, कर्ण हो गए, है ना, कर्ण हो गए, चोपड़ा हो गए, और का विश्व झोपड़ी। क्या चीज़, विश्व झोपड़ी। और ये अशोक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अशोक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसके पौत्र बृहद्रथ थे। इन्होंने नागार्जुन कौन दिए थे, नागार्जुन गुफा भी दिए हुए थे। इस चीज से याद रखिएगा, मखलीपुत्र गोसाल।
ठीक है, कौन थे? मौगलीपुत्र गोसाल थे। इन्होंने इनका संरक्षण किए हुए हैं आजीवक संप्रदाय का। निगंठनाथ पुत्र, निगंठनाथ पुत्र अगर किसी को कहा जाता है तो वह कहा जाता है महावीर को। किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। क्या कहता है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, है ना, यानी एशिया का, है ना, ज्योति प्रकाश पुंज समझिए कि इस प्रकार से कहा, ज्योति प्रकाश पुंज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर से इसे आगे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा छोटे छोटे वीडियो को रखेंगे ताकि आप सभी आसानी पूर्वक से देख सके और बार बार देख के इसको लिख सके। थोड़ा सा हम फास्ट में बोल रहे हैं, लेकिन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।